Hello everyone, this is GS Bajaj, your physics teacher, a representative of Shijoti Educational Group. I hope you all are doing very well. In this video, we are going to start the revision of chapter 1, electric charges and field. So, we are going to discuss chapter 1, electric charges and fields. It is in part 1 of physics class 12th. So we are going to start revision. हम वो पॉइंट डिस्कस करेंगे जो इस चैप्टर के वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है और जहां से बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन बनता है. सो वी आर गोइंग टू डिस्कस दिस पॉइंट्स टू रिमेंबर. द फर्स्ट, द टोटल चार्ज इज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ E. It is called quantization. It is asked lot of times. What is quantization? Sir, the total charge is an integral multiple of E, or you can write Q equals to NE. जो बोर्ड एग्जाम में आता है what is quantization, तो you are to write also Q equals to NE. The total charge is an integral multiple of E. Quantization means the total charge is an integral multiple of E. Second, it is asked lot of times what is the direction of electric dipole moment. So the direction of electric dipole moment is from minus Q to plus Q. The direction of dipole moment is minus Q to plus Q. The total force on a charge Q in uniform electric field is QE. बोर्ड एग्जाम में न्यूमेरिकल आ जाता है जिसमें आपको चार्ज Q गिवन होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन होता है और फोर्स आपको फाइंड करना होता है. तो फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? QE. Directly you can find force on a charge which is placed in uniform electric field E. The force is given by QE. The direction of electric field at equatorial point is anti-parallel to the dipole moment. Equatorial point पे जब इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करते हैं डाइपोल के, तो डायरेक्शन क्या होती है? इट इज एंटी पैरेलल टू द डाइपोल मोमेंट. इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होती है इट इज एंटी पैरेलल टू द direction of dipole moment. The direction of electric field at equatorial point is anti-parallel to the dipole moment. Clear? The fifth point which helps in the numerical, the electric field at axial point of dipole is twice of electric field at equatorial point. Axial point पे जो electric field होता है वो इक्वेटोरियल पॉइंट का जस्ट डबल होता है. एक्सियल पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो इक्वेटोरियल पॉइंट का जस्ट डबल होता है. मान लीजिए न्यूमेरिकल आ जाए, उसमें आपको इक्वेटोरियल पॉइंट का इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है और आपको एक्सियल का निकालना है, तो आप क्या करोगे? इक्वेटोरियल पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका डबल कर दोगे, ट्वाइस टाइम. सपोज कीजिए इक्वेटोरियल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड है 2 न्यूटन पर कुलाम, तो एक्सियल पे कितना होगा? 4 न्यूटन पर कुलाम. तो जो एक्सियल पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इक्वेटोरियल पॉइंट के इलेक्ट्रिक फील्ड के जस्ट डबल होता है. अगर इक्वेटोरियल पे निकालना है, एक्सियल पे गिवन है तो हाफ कर देंगे. क्लियर? इक्वेटोरियल पे अगर फाइंड करना है तो एक्सियल का हाफ कर देंगे. इक्वेटोरियल पे डायरेक्शन जो होती है मैंने अभी आपको बताया था, इट इज एंटी पैरेलल, लेकिन एक्सियल पे सेम डायरेक्शन होती है. इक्वेटोरियल पे इट इज एंटी पैरेलल. सो द इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्सियल पॉइंट ऑफ डाइपोल इज ट्वाइस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट इक्वेटोरियल पॉइंट. नाउ लेट मी डिस्कस अनदर स्लाइड. व्हेन डाइपोल इज प्लेस्ड इन नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड देन इट एक्सपीरियंसेस फोर्स एज वेल एज टॉर्क. ये क्वेश्चन कई बार बोर्ड एग्जाम में आया है कि जब किसी डाइपोल को नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रख देते हैं, तो उस पर क्या क्या लगेगा? उस पर फोर्स भी लगेगा और उस पर टॉर्क भी लगेगा. अगर सिर्फ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते तो उस पर फोर्स नहीं लगता, लेकिन नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है तो उस पर फोर्स भी लगेगा और टॉर्क भी लगेगा. क्लियर? तो जब किसी डाइपोल को नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो उस पर फोर्स भी लगता है
एज वेल एज टॉर्क भी लगता है. व्हेन डायपोल इज प्लेस्ड इन अ नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, जब किसी डायपोल को नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो उस पर फोर्स भी लगेगा और उस पर टॉर्क भी लगेगा. व्हेन डायपोल इज प्लेस्ड इन अ नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, देन इट एक्सपीरियंसेस force as well as torque. The total flux on a dipole placed in a cube is 0. ये क्वेश्चन भी कई बार आया है बोर्ड एग्जाम में. एक क्यूब है, क्यूब आप जानते हैं क्यूब शेप. उस क्यूब के अंदर अगर डाइपोल को रख दिया जाए, क्यूब के अंदर किसको रख दिया जाए? डाइपोल को. तो डाइपोल का नेट चार्ज कितना होता है? 0. तो जब नेट चार्ज 0 है तो फ्लक्स भी 0 होगा अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम. दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. जब किसी क्यूब के अंदर डाइपोल को रख दिया जाए तो डाइपोल का नेट चार्ज कितना होगा? 0. तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी कितना होगा? 0. तो जब बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि किसी क्यूब के अंदर डाइपोल को रखा हुआ है तो फ्लक्स कितना होगा? फ्लक्स इज 0. टू फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर. दो फील्ड लाइंस कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती. इसका क्वेश्चन आता है व्हाई डोंट टू फील्ड लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर. क्योंकि अगर दो फील्ड लाइंस इंटरसेक्ट करती है तो जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है वहां पे दो टेंजेंट हो जाएगी. दो टेंजेंट दो डायरेक्शन को शो करेगी, विच इज नॉट पॉसिबल. क्लियर? व्हाई डोंट टू फील्ड लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर? दो फील्ड लाइंस कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती बिकॉज एट द इंटरसेक्टिंग पॉइंट पे दो टेंजेंट हो जाएगी. दो टेंजेंट दो डायरेक्शन को शो करेगी और एक पॉइंट पे एक ही डायरेक्शन पॉसिबल है. दैट्स व्हाई टू फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर. 9 point, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस मेक ओपन कर्व. Electric field lines make open curve. This is the difference between electric field lines and magnetic field lines. Electric field lines always make open curve. Electric field lines make open curve, but magnetic field lines, they make closed curve. Electric field lines, they make open curve. Magnetic field lines, they make closed curve. So you have to remember this thing that electric field lines make open curve. The maximum torque of dipole in uniform magnetic field is P. जब किसी डायपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में परपेंडिकुलर रखेंगे तो उस पर मैक्सिमम टॉर्क लगेगा और वो कितना होगा? P. So we have discussed the very important points of this chapter. Now we are going to discuss properties of charges. What are the properties of charges? First property is charge is additive. Additive means in a circuit the total charge is equals to the algebraic sum of charges present in the circuit. The charge is additive. Additive means you have to apply algebraic sum. Charge is conservative. Charge neither be created nor be destroyed. It can be transferred from one body to another body. Another property is charge is quantized. Quantization I have discussed. The charge is an integral multiple of E, means Q equals to NE. So board exam में अगर क्वेश्चन आता है what are the properties of charges? So you have to write charge is additive, charge is conservative and charge is quantized. Now let me discuss another slide. Coulomb's law, which is a very important law. Coulomb's law, the force between two charges in vacuum is directly proportional to product of magnitude of charges and inversely proportional to square of the distance between them. Coulomb's law जो कि force बताता है, the force between two charges is directly proportional to product of magnitude of charges and inversely proportional to square of the distance between them. So F equals to K Q1 Q2 upon D square, where D is the distance between two charges, K is electrostatic constant
इट्स वैल्यू इज 9 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलाम स्क्वायर। के का फॉर्मूला होता है 1/4πε0। तो कूलाम्स लो दो चार्जेस के बीच में फोर्स बताता है। द फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस, प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। एक लाइन और इंपॉर्टेंट होती है कूलाम्स लॉ में, द फोर्स एक्ट्स अलोंग द लाइन जॉइनिंग द टू चार्जेस। जो फोर्स लगता है दोनों चार्जेस के सेंटर को ज्वाइन करने वाली लाइन की डायरेक्शन में लगता है। सो द फॉर्मूला ऑफ फोर्स इज k q1 q2 अपॉन d स्क्वायर, k इज 1/4πε0। बोर्ड एग्जाम में एक न्यूमेरिकल आ सकता है कि अगर डिस्टेंस को अगर हम ट्वाइस कर दें, डिस्टेंस को अगर हम ट्वाइस कर दें तो फोर्स कितना होगा। देखिए यहां पे d की जगह हम क्या लिखेंगे 2d, 2d का स्क्वायर करेंगे तो 4d स्क्वायर हो जाएगा। इट मीन्स द फोर्स विल बिकम 1/4 टाइम्स। अगर डिस्टेंस डबल है फोर्स 1/4 टाइम्स हो जाएगा, अगर डिस्टेंस ट्रिपल है तो फोर्स 19 टाइम्स हो जाएगा। क्लियर। डिस्टेंस जो भी दे रखी हो, आपको 2d दे रखी हो 3d दे रखी हो, आप यहां रखें एंड यू विल गेट फोर्स। अब हम बात करेंगे फोर्स इन अ मीडियम। वैक्यूम में फोर्स कितना होता है, इट इज 1/4πε0 q1 q2 अपॉन r स्क्वायर। अगर हम मीडियम की बात करेंगे तो एफ मीडियम इक्वल्स टू 1/4πε0 εr q1 q2 अपॉन r स्क्वायर। दिस इज इन मीडियम। तो वैक्यूम में कितना होता है 1/4πε0 q1 q2 अपॉन r स्क्वायर। मीडियम में निकालेंगे तो एप्सिलॉन नॉट की जगह या तो आप एप्सिलॉन लिख दें या फिर एप्सिलॉन r इंटू एप्सिलॉन नॉट। Now we are going to discuss relative permittivity, which is also called dielectric constant. Relative permittivity कैसे फाइंड करेंगे आप। It is the ratio of force between two charges in vacuum to the force between the same charges in the medium, means F vacuum upon F medium. So we'll get the formula of epsilon r, it is epsilon upon epsilon naught. जब हम फॉर्मूले में वैल्यू रखेंगे so we'll get formula of epsilon r is epsilon upon epsilon naught, where epsilon is permittivity of medium, epsilon is permittivity of medium, epsilon naught is permittivity of vacuum, and epsilon r is relative permittivity, relative permittivity, or you can call dielectric constant. So formula of epsilon r is epsilon upon epsilon naught. अगर मीडियम में फोर्स निकालना है तो या तो आप एप्सिलॉन रखें या फिर एप्सिलॉन r इंटू एप्सिलॉन नॉट रखें। क्लियर। नाउ लेट मी डिस्कस अनदर स्लाइड। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। जब किसी चार्ज पे एक से ज्यादा चार्जेस फोर्स लगाते हैं तो जो नेट फोर्स आएगा वो सभी चार्जेस के द्वारा लगाए गए फोर्स के वेक्टर सम के इक्वल होगा। जब एक चार्ज पे एक से ज्यादा चार्जेस फोर्स लगाते हैं तो जो नेट फोर्स आएगा चार्ज पे वो सभी चार्जेस के द्वारा लगाए गए फोर्सेस के वेक्टर सम के इक्वल होगा। इट इज कॉल्ड सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। अकॉर्डिंग टू दिस सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, द टोटल फोर्स acting on a given charge is equal to the vector sum of forces exerted on it by all the other charges. सुपरपोजिशन प्रिंसिपल में आपको एक लाइन का और ध्यान रखना है। द फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इज इंडिपेंडेंट द प्रेजेंस ऑफ अदर चार्जेस। दो चार्जेस के बीच में लगने वाला जो फोर्स है इट इज इंडिपेंडेंट द प्रेजेंस ऑफ अदर चार्जेस। दो चार्जेस के बीच में जो फोर्स लग रहा है उसकी वैल्यू कांस्टेंट रहेगी, उसको कोई मतलब नहीं है कि अदर चार्जेस प्रेजेंट हैं या नहीं है। क्लियर। सो द फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इन अ गिवन मीडियम इज इंडिपेंडेंट टू द प्रेजेंस ऑफ अदर चार्जेस। सो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल में आपको क्या करना है, वेक्टर सम करना है।
Now we are going to discuss about linear charge density. Linear charge density, it is denoted by lambda. Lambda का फॉर्मूला क्या होगा? Q by L. It is Q upon L. So linear charge density, it is defined as charge per unit length. Linear charge density, it is denoted by lambda. Okay, it is used for linear charge distribution. So the linear charge density, the formula of linear charge density is Q upon L and it is defined as charge per unit length. Unit क्या होगी इसकी? Unit of charge is coulomb, length is meter. So the linear charge density unit is coulomb per meter. यहां से Q का फॉर्मूला क्या आ जाएगा? लैम्डा इंटू एल. अगर dq लेते हैं तो dq अपॉन dl, तो dq का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? लैम्डा इंटू dl. तो कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में अगर हमें फोर्स निकालना है तो dq की जगह क्या रख देंगे हम? लैम्डा इंटू dl. सरफेस चार्ज डेंसिटी, इट इज डिनोटेड बाय सिग्मा. इट इज डिफाइंड एज चार्ज पर यूनिट एरिया. सरफेस चार्ज डेंसिटी को आप कैसे डिफाइन करेंगे? इट इज डिफाइंड एज चार्ज पर यूनिट एरिया, डिनोटेड बाय सिग्मा, where sigma is surface charge density, Q is total charge, A is surface area. Now what will be the unit? Unit क्या होगी? Coulomb per meter square. The unit of surface charge density is Coulomb per meter square. अगर dq चार्ज प्रेजेंट है dA एरिया पे, so surface charge density is given by dq upon dA. तो यहां से dq का फॉर्मूला क्या आ जाएगा? सिग्मा इंटू dA. तो कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में फोर्स में dq की जगह क्या लिख देंगे हम? सिग्मा इंटू dA. नाउ लेट मी डिस्कस अबाउट वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी. इट इज चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम. वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, इट इज डिफाइंड एज चार्ज per unit volume. So formula of volume charge density is denoted by rho and its formula is Q upon V and the unit is coulomb per meter cube. Linear charge density की यूनिट क्या होगी? coulomb per meter. Surface charge density की यूनिट coulomb per meter square. Volume charge density की यूनिट coulomb per meter cube. Linear charge density lambda, formula is Q upon L. Surface charge density is sigma, formula is Q upon A. Volume charge density is Q upon V and the unit is coulomb per meter cube. Rho का फॉर्मूला Q upon V और we can write dq upon dV. तो dq का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? rho dV. वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है तो लैम्डा इंटू dl. सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है तो सिग्मा इंटू ds और वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है तो रो इंटू dV. क्लियर? तो कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में फोर्स निकालना है तो dq की जगह क्या लिख देंगे हम? रो dV. क्लियर? नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, इलेक्ट्रिक फील्ड. व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड? इट इज अ force experienced by per unit test charge. What is electric field? It is the force experienced by per unit test charge. मान लीजिए कोई Q चार्ज है, उसके पास में हमने टेस्ट चार्ज रखा है, तो उस Q चार्ज का उस टेस्ट चार्ज पे जितना फोर्स लगेगा दैट इज इक्वल्स टू इलेक्ट्रिक फील्ड. सो इट इज डिफाइंड एज द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय द test unit charge. The magnitude of electric field is F upon Q and the unit of electric field is Newton per coulomb. इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट क्या होती है? न्यूटन पर कूलम्ब. एक और यूनिट होती है इसकी वोल्ट पर मीटर. इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट न्यूटन पर कूलम्ब, वोल्ट पर मीटर. डायमेंशन हम निकाल सकते हैं. फोर्स की डायमेंशन m1 l1 t-2. डायमेंशन भी पूछी जा सकती है. फोर्स की डायमेंशन m1 l1 t-2. चार्ज की डायमेंशन a1 t1. तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायमेंशन निकाल लेंगे. यूनिट क्या होती है? न्यूटन पर कूलम्ब और वोल्ट पर मीटर.
एग्जाम में आ सकता है कि डायरेक्शन क्या होती है इलेक्ट्रिक फील्ड की, जो फोर्स की डायरेक्शन है। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन वही होगी जो फोर्स की डायरेक्शन है। क्लियर? इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला F/Q। क्लियर? नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। इसका डेरिवेशन हमने वीडियो में डिस्कस किया था, जो लास्ट स्टार्टिंग में आपके पास आया था। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, फॉर्मूला क्या होता है इसका? KQ/R²। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है? KQ/R²। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला KQ/R²। अगर बहुत सारे पॉइंट चार्जेस हो, अगेन विल अप्लाई सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ सिस्टम ऑफ चार्जेस, जब एक से ज्यादा चार्जेस प्रेजेंट हो और किसी पॉइंट पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो आप सुपरपोजिशन प्रिंसिपल लगाएंगे। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या कहती है? द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट ड्यू टू मल्टीपल चार्ज इज द वेक्टर सम ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड बाय द ऑल चार्जेस। यहां पे भी आपको एक बात ध्यान रखनी, एक का इलेक्ट्रिक फील्ड दूसरे के प्रेजेंस ऑफ चार्जेस से अफेक्ट नहीं होता। मान लीजिए एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड है 2 न्यूटन पर कूलम एक पर्टिकुलर चार्ज की वजह से, तो उस पॉइंट पे आप कितने भी चार्जेस रख दो, उस चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लगा है इट विल नॉट अफेक्ट। क्लियर? सो दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ सिस्टम ऑफ चार्जेस। आपको सबका क्या करना है? वेक्टर सम करना है। मीन्स E1 + E2 + E3 ... En। In general form you can write 1/4πε0 sigma I = 1 to n Qi Ri square, it is magnitude, and the direction is given by Ri cap. It is in general form. Electric field lines, very simple topic but very important topic. इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के किसी भी पॉइंट पे अगर आप टेंजेंट ड्रॉ कर दो तो उस पॉइंट पे वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन शो करेगी। क्लियर? ठीक है? या फिर आप यूनिट टेस्ट चार्ज को फ्रीली छोड़ दो इलेक्ट्रिक फील्ड में। यूनिट टेस्ट चार्ज को फ्रीली छोड़ दो आप इलेक्ट्रिक फील्ड में, वो जिस पाथ को ट्रेवल करेगा उस पाथ को बोलेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। These are imaginary lines. So, electric field lines are a way of pictorially mapping the electric field. Electric field lines से आपको electric field की direction के बारे में जानकारी मिलती है। Around the configuration of charges, electric field lines पॉजिटिव से स्टार्ट होती है, पॉजिटिव से बाहर निकलेगी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, नेगेटिव में एंटर करेगी। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पॉजिटिव से बाहर, पॉजिटिव लाइन से क्या होगी? बाहर आएगी, और नेगेटिव से अंदर। अगर सिर्फ पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है तो पॉजिटिव से बाहर निकलेगी, इन्फिनिटी पे जाके एंड होगी, और सिर्फ नेगेटिव चार्ज इन्फिनिटी से स्टार्ट होगी, नेगेटिव पे एंड होगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पॉजिटिव से बाहर की तरफ, नेगेटिव से अंदर की तरफ। These lines start on a positive charge and on negative charge. इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के किसी भी पॉइंट पे अगर आप टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो उस पॉइंट पे वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन शो करेगी। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के किसी भी पॉइंट पे आप टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो उस पॉइंट पे वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन शो करेगा। एग्जाम में आ जाए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनाए आप पॉजिटिव चार्ज के लिए, तो देखिए आप कैसे बनाएंगे। ये एक पॉजिटिव चार्ज है +Q, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे बनाओगे आप? बाहर की तरफ। अगर ये पॉजिटिव चार्ज है +Q, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे बनाओगे आप? बाहर की तरफ।
सपोज दिस इज अ पॉजिटिव चार्ज, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे बनाओगे आप? बाहर की तरफ। क्लियर? अगर सिर्फ नेगेटिव चार्ज आ जाए, सपोज दिस इज अ नेगेटिव चार्ज, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे बनाओगे आप? अंदर की तरफ। ये देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एंटर कर रही है अंदर, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अंदर अंदर, सिर्फ पॉजिटिव आ जाए तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पॉजिटिव से स्टार्ट होगी, इन्फिनिटी पे एंड करेगी। सिर्फ नेगेटिव चार्ज आ जाए तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इन्फिनिटी से स्टार्ट होगी, नेगेटिव पे एंड करेगी। ये ओपन कर्व बनाती है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस मेक ओपन कर्व। अगर सिर्फ पॉजिटिव चार्ज आ जाए तो ये डायग्राम बनाना है, सिर्फ नेगेटिव चार्ज आ जाए तो ये डायग्राम बनाना है। अगर डायपोल आ जाए, डायपोल में क्या होता है? डायपोल में एक पॉजिटिव चार्ज होता है और एक नेगेटिव चार्ज होता है। यू नो वेरी वेल, डायपोल में क्या होता है? एक पॉजिटिव चार्ज होता है और एक नेगेटिव चार्ज होता है। तो पॉजिटिव से बाहर, नेगेटिव से अंदर, पॉजिटिव से बाहर, नेगेटिव से अंदर, पॉजिटिव से बाहर, नेगेटिव से अंदर, पॉजिटिव से बाहर, नेगेटिव से अंदर। ये देखिए पॉजिटिव से बाहर, नेगेटिव से अंदर। ये ओपन कर्व क्यों बना रही है? देखिए आप पॉजिटिव से बाहर निकल रही है, क्या नेगेटिव से वापस जा रही है? क्या नहीं जा रही है? दैट्स व्हाई इट मेक्स ओपन कर्व। पॉजिटिव से बाहर, बाहर, नेगेटिव से अंदर। सो दिस इज द डायग्राम ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस फ्रॉम द डायपोल। अगर दो सेम चार्ज आ जाए, इसमें तो एक पॉजिटिव चार्ज था और एक नेगेटिव चार्ज था, अब हम बनाएंगे दोनों सेम चार्जेस के लिए। सपोज कीजिए दिस वन इज पॉजिटिव चार्ज एंड दिस वन इज ऑल्सो पॉजिटिव चार्ज। तो पॉजिटिव पॉजिटिव को क्या करेगा? रिपेल करेगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी क्या होगी? रिपेल। तो आपको रिपेल करते हुए शो करना है। ये देखिए फील्ड लाइंस क्या करेगी? रिपेल करेगी। देखना आप, यहां पे भी एरो बाहर की तरफ आएगा और यहां पे भी एरो बाहर की तरफ आएगा। सेंटर पे एक न्यूट्रल पॉइंट होगा, आप ध्यान रखना है इस बात का। बार 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 बार। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अगर दो पॉजिटिव चार्ज आते हैं तो दोनों एक दूसरे को क्या करेगी? रिपेल करेगी। तो इस तरीके से बनाना है। प्रॉपर्टीज क्या होती है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की? पॉजिटिव से बाहर, नेगेटिव से अंदर। एक प्रॉपर्टी मैंने आपको पहले बताई थी, दो फील्ड लाइंस कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती। एग्जाम में आता है क्यों नहीं काटती? क्योंकि इंटरसेक्टिंग पॉइंट पे दो टेंजेंट हो जाएगी, दो टेंजेंट दो डायरेक्शन को शो करेगी, विच इज नॉट पॉसिबल। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जहां पे पास पास में होगी वहां पे स्ट्रॉन्ग फील्ड होगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जहां पे दूर दूर होगी वहां पे वीक फील्ड होगा। जैसे देख लीजिए आप, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास पास है तो यहां पे स्ट्रॉन्ग फील्ड होगा। ये देखिए आप, अगर एक पॉइंट यहां पे ए है और एक पॉइंट बी है तो ए पे ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग होगा या बी पे? ऑफ कोर्स ए पे, क्योंकि ए पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या है? पास पास में है, और बी पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दूर दूर है। तो यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग होगा, यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड वीक होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पॉजिटिव से बाहर, नेगेटिव से अंदर, दो फील्ड लाइंस कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती। जहां पे पास पास में होगी वहां स्ट्रॉन्ग फील्ड होगा, जहां दूर होगी वहां पे वीक फील्ड होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस के हमेशा परपेंडिकुलर निकलती है। जो कंडक्टर होता है उससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे निकलेगी? परपेंडिकुलर। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस
कॉन्ट्रैक्ट हो रही है, क्या हो रही है, कॉन्ट्रैक्ट, इसका मतलब दोनों अपोजिट चार्जेस हैं और दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट। अगर एक्सपांड हो रही है, देखिए यहाँ पे एक्सपांड हो रही है, तो दोनों सेम चार्जेस हैं और दोनों क्या करेंगे, रिपेल। तो कॉन्ट्रैक्ट तो होगी लेंथ वाइज, ठीक है, और इससे क्या प्रूफ होगा, कॉन्ट्रैक्ट हो रही है लेंथ वाइज, इसका मतलब अनलाइक चार्जेस प्रेजेंट है जो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। और एक्सपांड हो रही है तो सेम चार्जेस प्रेजेंट है और सेम चार्जेस एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। सो वी हैव डिस्कस द प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट इलेक्ट्रिक डायपोल। व्हाट इज इलेक्ट्रिक डायपोल? It is a combination of two equal and opposite charges separated by a small distance. As you can see, this is the dipole. One is minus q charge and one is plus q charge, and the distance is 2l. So the dipole it is a combination of two equal and opposite charges separated by a small distance. Now let me discuss about electric dipole moment. What is electric dipole moment? It is the product of either magnitude of charge and their separation. So you can write dipole moment P equals to Q into 2L. The symbol of dipole moment is P. It is denoted by P and the formula is Q into 2L. Now what is the direction of dipole moment? It is from minus Q to plus Q. The direction of dipole moment is minus Q to plus Q. Now let me discuss about the unit of dipole moment. The unit of dipole moment is Coulomb into meter. The unit of charge is Coulomb and the distance unit is meter. So the unit of dipole moment is Coulomb into meter and its direction is from minus q to plus q. Now let me discuss another slide. Now I am going to discuss about electric field at axial point. The electric field at axial point is given by 1 upon 4 pi epsilon naught 2p upon r cube. इसको कैसे डिराइव करेंगे? वी आर टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P. तो पहले Q की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे P पॉइंट पे, दैट विल बी 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R माइनस A का होल स्क्वायर। फिर माइनस Q की वजह से निकालेंगे, इट विल बी 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R प्लस A का होल स्क्वायर। वी विल अप्लाई वेक्टर सम, सो विल गेट एक्सियल इलेक्ट्रिक फील्ड इज 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p अपॉन R क्यूब इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R क्यूब एट द एक्सियल पॉइंट। एक्सियल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या है, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p अपॉन R क्यूब। कैसे डिराइव करेंगे? पहले P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे ड्यू टू Q की वजह से, इट विल बी 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R माइनस A स्क्वायर। फिर माइनस Q की वजह से निकालेंगे 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R प्लस A का होल स्क्वायर। इसका वेक्टर सम करेंगे, सो विल गेट E एक्सियल इक्वल्स टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p अपॉन R क्यूब। एंड द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्सियल पॉइंट इज minus q to plus q. It is the same direction of dipole moment. Now let me discuss about electric field at equatorial point. One is minus q charge and one is plus q charge. Okay, that separation is 2l. The perpendicular line which passes through the dipole. The perpendicular line of the dipole is called equatorial line and the point is called equatorial point. From plus q charge it will repel, from minus q charge it will attract. So we will resolve this electric field into components. So we will get cos theta and vertical component sin theta. The vertical component will cancel to each other. So net electric field is given by E1 cos theta plus E2 cos theta. So we get by the vector law we will sum it. It will be twice of E cos theta because both will be same. So E equatorial is given by 1 upon 4 pi epsilon naught P upon R cube. Axial पे कितना था इलेक्ट्रिक फील्ड? इट इज़ ट्वाइस P अपॉन R क्यूब। जब हमने एक्सियल पे पढ़ा था, सो इट इज़ 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p अपॉन R क्यूब। इक्वेटोरियल पे कितना है? 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपॉन R क्यूब। सो इक्वेटोरियल पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये एक्सियल का हाफ होता है। एट द इक्वेटोरियल पॉइंट द इलेक्ट्रिक फील्ड इज हाफ ऑफ द एक्सियल पॉइंट। एक्सियल का कितना था? 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p अपॉन R क्यूब। इक्वेटोरियल पे कितना है? 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपॉन R क्यूब। Now I am going to discuss about torque on an electric dipole placed in a uniform electric field. जब किसी डायपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो उस पर टॉर्क लगता है। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था
जब किसी डायपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो उस पर फोर्स जीरो होता है। प्लस क्यू पे कितना फोर्स होगा, क्यू ई, माइनस क्यू पे कितना फोर्स होगा, माइनस क्यू ई, तो नेट फोर्स कितना हो जाएगा, जीरो। नेट फोर्स जीरो है लेकिन दोनों का लाइन ऑफ एक्शन अलग अलग है, इसलिए इस पर क्या लगेगा, टॉर्क। टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है, पी ई साइन थीटा। जब किसी डायपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हो तो उस पर टॉर्क का फॉर्मूला कितना आता है, पी ई साइन थीटा। इन द वेक्टर फॉर्म यू कैन राइट पी वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर। टॉर्क मैक्सिमम कब होगा, जब थीटा 90 डिग्री हो। नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट गॉस लॉ। गॉस लॉ स्टेट्स दैट the total flux from a closed surface, this is total flux, the total flux from a closed surface is equals to the 1 upon epsilon naught times to the net charge. The flux is given by E vector dot ds vector, and this total electric flux from a closed surface is equals to 1 upon epsilon naught times to the net charge. अब बोर्ड में क्वेश्चन आता है कि सेंटर पे क्यू चार्ज है तो उस क्यूब में से फ्लक्स कितना होगा, तो इट इज़ क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। पूरे क्यूब में से कितना होगा, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। लेकिन अगर एक फेस से निकालना है तो कितने फेस होते हैं क्यूब के, 6 फेसेस होते हैं, सो इट विल बी क्यू अपॉन 6 एप्सिलॉन नॉट। लेकिन अगर क्यूब के अंदर एक डायपोल को रख देंगे तो डायपोल का नेट चार्ज कितना होता है, 0, सो द नेट फ्लक्स विल बी 0 फ्रॉम द क्यूब। So Gauss law states that the total flux from a closed surface is equals to the 1 upon epsilon naught times to the charge. Now let me discuss about application of Gauss law. Electric field due to infinite wire will get the electric field due to infinite wire. It is equals to E equals to lambda upon 2 pi r epsilon naught. इसमें आपको क्या करना है, एक लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन लेना है जिसमें आपको गॉसियन सरफेस बना करके 3 एरिया वेक्टर लेने हैं। 2 में थीटा 90 डिग्री हो जाएगा, 1 में थीटा 0 हो जाएगा। टोटल चार्ज इज इक्वल्स टू लैम्डा इंटू एल। क्लियर, गॉस थ्योरम लगाएंगे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्यू की जगह क्या रखेंगे हम, लैम्डा इंटू एल। फाई का फॉर्मूला हो जाएगा ई इंटू 2 पाई आर एल। सिलेंड्रिकल सरफेस का एरिया कितना होता है, 2 पाई आर एल। क्यू की जगह क्या रखेंगे हम, लैम्डा इंटू एल। So we'll get the value of electric field. The electric field is given by lambda upon 2 pi r epsilon naught. This is for linear charge distribution. अगर कोई न्यूमेरिकल आता है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इन्फाइनाइट वायर के लिए, so you have to write the formula E equals to lambda upon 2 pi r epsilon naught. Now let me discuss another application of Gauss law. इट इज़ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट प्लेन शीट। तो पहले हम गॉस थ्योरम लगाएंगे। गॉस थ्योरम क्या होती है, इट इज़ क्लोज इंटीग्रेशन ई वेक्टर डॉट डी एस इक्वल्स टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। दिस वन इज फ्लक्स। गॉस थ्योरम क्या बोलता है, द फ्लक्स इज इक्वल्स टू चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्लियर, वी आर टू फाइंड इनफाइनाइट प्लेन शीट, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट प्लेन शीट, सो विल टेक सरफेस चार्ज डेंसिटी। सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा इक्वल्स टू क्यू अपॉन एरिया, सो विल टेक Q इक्वल्स टू सिग्मा इंटू ए। 2 सरफेस एरिया है तो 2a हो जाएगा। एक सिलेंडर के इस तरफ है, एक सिलेंडर के इस तरफ है। E इंटू 2a इट इज टोटल फ्लक्स विच इज इक्वल्स टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इनफाइनाइट प्लेन शीट के लिए आपको सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन लेना है, तो Q की जगह आप क्या लिख देंगे, सिग्मा इंटू ए। एरिया से एरिया कैंसिल हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ जाएगा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। वन इज द डिलीटेड टॉपिक, एक डिलीटेड टॉपिक है, पिछले साल यूनिफॉर्म थिन शेल था विच इज डिलीटेड टॉपिक। इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्चुअल पॉइंट पे एक्सप्रेशन क्या होता है, E इक्वल्स टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p अपॉन आर क्यूब। ये होता है एक्शियल पोजीशन पे। इक्वेटोरियल पे कितना होता है, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट p अपॉन आर क्यूब। ये होता है इक्वेटोरियल पॉइंट पे। तो इसका मतलब जो एक्शियल है, एक्शियल पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है जस्ट डबल है इक्वेटोरियल पॉइंट पे। क्लियर, अगर मान लीजिए आपका इक्वेटोरियल पॉइंट गिवन है इलेक्ट्रिक फील्ड, एक्शियल पे निकालना तो आप क्या कर देंगे, उसका 2 टाइम्स कर देंगे। लेकिन डायरेक्शन आपको ध्यान रखनी है, एक्शियल पे जो डायरेक्शन होती है वो डायपोल मोमेंट की सेम डायरेक्शन होती है,
और इक्वेटोरियल पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है इट इज एंटी पैरेलल टू द डायपोल मोमेंट. नाउ लेट मी डिस्कस अबाउट गॉस थ्योरम. गॉस थ्योरम हमने पढ़ा था. गॉस थ्योरम क्या होता है, किसी भी क्लोज सरफेस में से जो फ्लक्स है वो चार्ज के 1/ε0 टाइम्स होता है. क्लियर. फ्लक्स को कैसे लिख सकते हैं हम, ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट. तो गॉस थ्योरम को आप इस तरह से लिखेंगे, फाई इक्वल्स टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट. किसी भी क्लोज सरफेस से टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो चार्ज के 1/ε0 टाइम्स होता है. फ्लक्स को कैसे लिखेंगे, क्लोज इंटीग्रेशन ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट. इस तरह इस टॉपिक पे बेस्ड न्यूमेरिकल कैसे आता है, मान लीजिए क्यूब है, क्यूब के सेंटर पे एक क्यू चार्ज रखा हुआ है, क्यूब के सेंटर पे क्यू चार्ज रखा हुआ है, तो टोटल फ्लक्स कितना होगा, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट. क्यूब से टोटल फ्लक्स कितना होगा, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट. लेकिन अगर वो हर एक फेज से पूछे तो फेज कितने होते हैं, 6 फेसेस होते हैं. फाई इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, क्यू अपॉन 6 एप्सिलॉन नॉट. अगर एग्जाम में आ जाए क्यूब के फेज से पास होने वाला फ्लक्स कितना है, क्यू अपॉन 6 एप्सिलॉन नॉट. टोटल क्यूब से कितना फ्लक्स है, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट. और अगर एवरी फेज से कितना फ्लक्स है, क्यू अपॉन 6 एप्सिलॉन नॉट. नेक्स्ट, अगर डाइपोल को रख दिया जाए, किसी डाइपोल को रख दिया जाए क्यूब के अंदर, तो डाइपोल का नेट चार्ज कितना होता है, 0. डाइपोल का नेट चार्ज कितना होता है, 0. तो उसमें से फ्लक्स कितना होगा, 0. तो अगर किसी क्यूब के अंदर डाइपोल को रख दिया जाए तो नेट चार्ज 0 है, तो फ्लक्स भी कितना होगा, 0. अब एग्जाम में एक और क्वेश्चन आ जाता है कि क्यूब की जो साइड है अगर उसको डबल कर दिया जाए, क्यूब की साइड को, क्यूब की सभी साइड्स को अगर डबल कर दिया जाए तो फ्लक्स पे क्या इफेक्ट होगा, देयर विल बी नो इफेक्ट. क्यूब की डायमेंशन को आप कितना भी चेंज कर दीजिए, देयर विल बी नो इफेक्ट. सो फाई विल बी सेम फ्रॉम होल ऑफ द क्यूब, इट विल बी क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, चाहे आप साइज कितनी भी बढ़ा दें. फ्रॉम फेस इट विल बी क्यू अपॉन 6 एप्सिलॉन नॉट. क्लियर. अगर मान लीजिए कोई क्लोज सरफेस है, उसमें एक चार्ज है 2q, एक चार्ज है -q और एक बाहर चार्ज है 3q. तो जब हम फ्लक्स निकालेंगे आउटसाइड चार्ज को कंसिडर नहीं करेंगे, यहाँ पे हम नेट चार्ज निकालेंगे, 2q -q इट विल बी +q. सो नेट चार्ज विल बी q, सो नेट फ्लक्स विल बी q अपॉन एप्सिलॉन नॉट. आउटसाइड चार्ज को कंसिडर नहीं करना है, सिर्फ इनसाइड चार्ज को लेना है. 2q और -q कितना हो जाएगा, q. सो फाई इक्वल्स टू q अपॉन एप्सिलॉन नॉट. 1/ε0 की वैल्यू क्या होती है, मान लीजिए न्यूमेरिकल आ जाए, चार्ज गिवन है 2 कूलम और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 8.85 इंटू 10⁻⁻12. तो इस तरीके से हम फ्लक्स को कैलकुलेट कर सकते हैं. ठीक है. गॉस थ्योरम की एप्लीकेशन हमने देखी थी डीजी बोर्ड पे. लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन से हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला था. ठीक है. मान लीजिए ये लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है. ठीक है. इस पे पर यूनिट लेंथ पे चार्ज है लैम्डा, तो इट विल बी लैम्डा कूलम पर मीटर. लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, 1 डायमेंशन है, तो लैम्डा यूज़ करेंगे. तो पर यूनिट लेंथ पे कितना चार्ज है, लैम्डा. तो इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे कैलकुलेट करेंगे, आप गॉसियन सरफेस बनाएंगे. यहाँ पे आप 3 एरिया वेक्टर ले लेंगे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे और एक नीचे. इलेक्ट्रिक फील्ड इट इज ऑलवेज रेडियली आउटवर्ड्स. ये इलेक्ट्रिक फील्ड है. तो लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, आपको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है, तो आप गॉसियन सरफेस बनाएंगे.
सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस। क्लियर? आप 3 एरिया एलिमेंट लेंगे, यहाँ पे एरिया वेक्टर ds1, ठीक है। एरिया वेक्टर हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर होता है। ds2 वेक्टर, यहाँ पे एरिया वेक्टर इधर की तरफ, नीचे एरिया वेक्टर किधर होगा, ds3 वेक्टर, ठीक है। यहाँ पे देखिए आप थीटा 0 डिग्री हो जाएगा, यहाँ पे थीटा 90 डिग्री, यहाँ पे थीटा 90 डिग्री, थीटा 1, थीटा 2, थीटा 3। क्लियर? अब फ्लक्स कितना होता है, क्लोज इंडिकेशन ई वेक्टर डॉट ds वेक्टर। इसको 3 पार्ट्स में ओपन करेंगे। फाई इक्वल्स टू ई ds1 cos थीटा 1 प्लस ई ds2 cos थीटा 2 प्लस ई ds3 cos थीटा 3। थीटा 1 90 डिग्री है तो cos 90 0 हो जाएगा, थीटा 3 भी 90 डिग्री है, cos 90 0 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए आप थीटा 0 डिग्री है तो जब आप यहाँ पे थीटा रखेंगे फाई इक्वल्स टू सिर्फ ओनली दिस टर्म विल रिमेन ई ds2 cos 0। यहाँ पे थीटा 90 cos 90 0 होता है, cos 90 0। क्लियर? तो फाई इक्वल्स टू ई को बाहर निकाल देंगे, इट विल बी इंटीग्रेशन ds2। सिलेंड्रिकल सरफेस का एरिया कितना होता है, 2 पाई RL। गॉस थ्योरम से फाई कितना होगा, यहाँ पे आप गॉस थ्योरम लगाएंगे, फाई इक्वल्स टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल्स टू ई इंटू 2 पाई RL। लैम्डा का फॉर्मूला जानते हैं आप, क्यू अपॉन एल होता है, तो क्यू का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, लैम्डा इंटू एल, ठीक है। एल से एल कैंसिल हो जाएगा, सो यू विल गेट इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल्स टू लैम्डा अपॉन 2 पाई r एप्सिलॉन नॉट। फॉर प्रिपेयरिंग term 1 exam, we have provided you NCERT solutions, question answers, MCQ. Thank you very much. Have a wonderful day.